नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2022 वर्ग 2 के व्याख्या सहित आज प्रश्न का हल करेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं वितरित व्यवहार। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु। चौथा ऑप्शन है समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो इसमें जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा क्या है दोस्तों, देखते हैं, बताता हूँ आपको। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। समावेशी शिक्षा मतलब कि सबको क्या करना है, एक साथ लेके चलना है दोस्तों, सबको समावेश करने की क्षमता होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की विशेषता देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों में समान रूप से शिक्षा देने के लिए कहा गया है। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्ति अधिकारों के रूप में स्वीकारता है। यह विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। समावेशी शिक्षा वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक द्वारा आत्मीय मित्र व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु करता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा समग्र विद्यार्थी एक ही क्या क्षमता नहीं होते, क्योंकि समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बालक की ज्ञान क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुद्धि बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की, ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण भूमिका है, बी है नाममात्र की भूमिका है, सी है अपूर्वानुमेय भूमिका है और डी है आकर्षक भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका है। डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वंशानुक्रम वह गुण है जो माता पिता से उनके संतानों में जाती है। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बुद्धि निर्धारक है जो निर्धारित करता है कि हम कितनी दूरी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। ऑप्शन बी है बोधात्मक भावात्मक कौशल के विकास में मदद करना। ऑप्शन सी है याद रखने पर बल देने की सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। देख लेते हैं दोस्तों इसका। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालयाधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हो। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया जिसमें दोनों उद्देश्यों पर बल दे। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरे व्यवहारगत परिणामों को मूल्यांकन और निर्धारण की में सतत है। सतत मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है देखते हैं दोस्तों। विषय वस्तु को कंठस्थ करने की अपेक्षा चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना। कार्य निष्पादन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए व्यापक मूल्यांकन का उपयोग है। अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियाँ किसी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता आगे देख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाया जाता है। इडिपियस, इलेक्ट्रा, दोनों उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रा। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला है। मनोग्रंथि में दो मुख्य मनोग्रंथि हैं, आडिपस मातृभावना और इलेक्ट्रा पितृभावना। आडिपस क्या है, मातृभावना, और इलेक्ट्रा क्या है, पितृभावना। इन दोनों का विस्तृत विवरण फ्रायड ने प्रस्तुत किया था, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री लड़की में पिता के प्रति इलेक्ट्रा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है तथा ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें माँ के लिए प्यार, पिता के प्रति शत्रु तथा पिता द्वारा दंड या यातना का डर शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा नंबर का।
व्यक्ति भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? गाल्टन, जेम्स ड्रेवर, स्किनर और टाइलर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन। देख लेते हैं दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले डाल्टन द्वारा किया गया था। व्यक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा स्किनर द्वारा के अनुसार मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। जेम्स ड्राइवर के क्या कहते हैं? औसत समूह में मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर का। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के किस नियम को बदलाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रभाव का नियम, मतलब प्रभावित करता है दोस्तों सीधा। देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ने 3 नियम का प्रतिपादन किया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। पहला है तत्परता का नियम। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं तो शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है, ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता में सहायता। अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देती है। यदि हम कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो उसको भूल जाते हैं। इस नियम के 2 नियम हैं, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं प्रभाव का नियम या परिणाम। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख और संतोष मिलता है, संतोष वाला शब्द आएगा मतलब उसमें प्रभाव का नियम, उस कार्य को वह बार बार दोहराना चाहता है, और इसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख या संतोष मिलता है उस कार्य को दोबारा नहीं करता। इस प्रकार क्रिया की सफलता से संतोष व संतोष असफलता से असंतोष या थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम बदलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह सृजनशील विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो इस जल्दी से आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील विद्यार्थी है वो। देख लेते हैं, यदि किसी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में यह विचार होंगे कि वह सृजनशील विद्यार्थी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से दोस्तों 8वां नंबर का। वह कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? शक्ति और गति, विकास का पूर्वानुमेय, प्रशिक्षक और अधिगम, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शक्ति और गति। मानव विकास के में शक्ति और गति का उल्लेखन नहीं किया गया। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलते रहते जब वह पूर्ण रूप विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। विकास की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। विकास बालक की अवस्था में दीर्घकाल तक होने वाले निरंतर परिवर्तनों का एक क्रम है। विकास में परिवर्तन एक दशा में होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर पाई जाती है। विकास एवं आंतरिक प्रक्रिया पाई जाती है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। विकास में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, समझ आया दोस्तों? रिपीट करके देख लेंगे। 9वां नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? अध्यापक को उच्च वेतन देना चाहिए, पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, छात्रों को सतत मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सतत मूल्यांकन। सतत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने की प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का आकलन सतत नियमित रूप से, इस प्रकार शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता और उपरोक्त भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त से भी।
उसको पढ़ लेंगे रोक के दोस्तों आप लोग, ठीक है। बहुत बड़ा सा दिए हैं। तो हम लोग 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है? लॉवेल तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा लांबा तथा डी है टर्मन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्पाइकर तथा इरविन। स्पाइकर तथा इरविन के अनुसार भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध है। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध यह किसने कहा था? स्पाइकर तथा इरविन ने। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, विलियम जोन्स, हेलेन केलर और मारिया मॉन्टेसरी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी केलर। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हेलेन केलर का नाम उल्लेखनीय है। इसको तो आप लोग को पता ही भी है दोस्तों, ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, जो सटीक हो, पिछली कक्षाओं में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करने वाले प्रश्न सबसे अधिक होते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। एक अच्छा प्रश्न प्रासंगिक होता है, एक अच्छा प्रश्न स्पष्ट एवं स्तरानुकूल होता है, एक अच्छा प्रश्न सरल और संक्षिप्त होता है, प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होता है, सोच को उत्तेजित करता है, एक अच्छा प्रश्न एक समय में एक आयाम पर केंद्रित होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे को क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का, सामान्य निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है: विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संबंधी इस प्रकार के प्रश्नों में कल्पनाशीलता का विकास है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कमेंट में जल्दी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। तो इसका जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों डिफिनेशन। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में खामियां होती है कि वह विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठता नहीं होती, ठीक है दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। सीखने का अंतः, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ठीक है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत को बढ़ावा। अंतर्दृष्टि की व्याख्या कोहलार ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की थी। आगे का डेफिनेशन आप लोग उसमें रोक के पढ़ लेंगे दोस्तों इसका। अभी आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर साधारण का अधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिससे अच्छा वातावरण बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो। देख लेते हैं डेफिनेशन। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो, ठीक है दोस्तों। आगे इसको डेफिनेशन आप लोग रोक के पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ। 17 नंबर का, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? फिर से पढ़ता हूँ, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग में के संबंध में कितनी है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो कि इस प्रकार है, देखो बताता हूँ। अधिकार, भात्माभिमान, आश्चर्य, आमोद, करुणा, कृतभाव, वात्सल्य आदि को सकारात्मक श्रेणी में रखा गया है। भय, क्रोध, भूख, कामुकता, घृणा, आत्महीनता, एकाकीपन आदि को नकारात्मक श्रेणी में रखा है, ठीक है दोस्तों। इसमें और दिखा देता हूँ, इसको आप लोग रोक के इसका देख लेंगे दोस्तों, पूछ करके देख लेंगे। मैं आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ। 18 नंबर का, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? कक्षा में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति व्यक्ति की रुचियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के प्रति व्यक्ति की रुचि। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रचार हेतु अध्ययन के प्रति व्यक्ति की रुचि का कारक आवश्यक है।
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखते हैं दोस्तों? शारीरिक स्वास्थ्य, आयु और परिपक्वता, भावनात्मक रुचि और प्रेरणा, तत्परता और इच्छा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बहुमुखी और अधिक क्रियाशील, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, कमजोर और क्रियाशील व्यक्तित्व। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन देख लेते हैं। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं। बहिर्मुखी बालक वह होते हैं जो अन्य लोगों में बाहरी दुनिया में रुचि। इस प्रकार बालक शीघ्र मित्र बनाने वाले, मिलनसार तथा बातूनी होते हैं। उन्हें अकेले में रहना पसंद है। ये दूसरों के आसपास रहकर अपनी ऊर्जा जो जोखिम से नहीं डरते। ठीक है दोस्तों, 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में होता है, अहम होता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। सी है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का महत्व। बुद्धि परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की शक्तियाँ, कमियाँ और छिपी क्षमता की पहचान होती है, जिससे बेहतर शिक्षक, शैक्षिक और कौशल विकास संभव हो पाता है। बुद्धि परीक्षण लोगों की प्रतिभा और प्रदर्शन की तुलना करने का एक मानकीकृत तरीका है, प्रदान करता है। विश्वसनीय रूप से उपलब्धि की उपलब्ध भावना भविष्यवाणी करता है और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करता है। बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन से अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शैक्षणिक पद्धतियों में ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, धैर्य एवं दृढ़ता। सॉरी दोस्तों, इसको बताता हूँ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण पद्धतियों में ज्ञान की दक्षता। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए कि शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्ष और निपुण हो। अपने शिक्षण में, ज्ञान में वो क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों और अधिकारी के प्रति सोच रहे। शिक्षण पद्धति का तात्पर्य छात्रों के बीच ज्ञान प्रदान करने और सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों द्वारा नियोजित एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का रणनीतिक शिक्षक विषय वस्तु सीखने के उद्देश्यों और अपने छात्रों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के आधार पर शिक्षण विधि प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के जन्म के समय कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस, एडलर, रूसो, वाटसन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडलर। एक बालक के आरंभ के 4-5 वर्ष इस बात का निर्धारण कर देते हैं कि बालक का जीवन किस ओर जाना है। एडलर नामक विद्वान ने इस संदर्भ में कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, बालकों के वर्गीकरण उसके प्रमुख लक्षण के जोड़े बनाइए। प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मक, पिछड़े हुए, अधिगम, अयोग्य, मानसिक रूप से मंद। तो जल्दी से इसका जोड़ा बनाएंगे दोस्तों और बताएंगे। तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा उसको बता देता हूं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उच्च बुद्धि वाले होते हैं, रचनात्मक, आविष्कारक होते हैं, पिछड़े बालक आवश्यकता पीछे होते हैं, अधिगम अयोग्य बालक जो है समस्यावाचक होते हैं, और मानसिक रूप से मंद जो बच्चे होते हैं निम्न बुद्धि वाले। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है या समान रहता है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर होता है। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम बेहतर होता है, क्योंकि चर्चा एक शिक्षण पद्धति है
जो निम्नलिखित पर जोर देकर सार्थक पद्धति है, जो निम्नलिखित पर जोर देकर सार्थक सीखने की सुविधा प्रदान करे। साथियों और शिक्षकों के साथ विचार और अनुभव साझा करना चाहिए। किसी मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लोकतांत्रिक सोच और सहनशीलता की भावना का विकास करना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की अधिकतम भागीदारी करना। समूह में सार्थक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से दोस्तों। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? गेट्स तथा अन्य, काल्विन, चार्ल्स स्किनर, आर.एस. वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काल्विन, ऑप्शन नंबर बी। अधिगम की परिभाषा काल्विन के अनुसार अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। स्किनर के अनुसार अधिगम प्रतिभाशाली व्यवहार अपनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? काल्विन के अनुसार अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। स्किनर के अनुसार अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अपनाने की प्रक्रिया है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर का। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समीकरण। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। देख लेते हैं डेफिनेशन दोस्तों 26 का। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम व्यूह रचना उपयुक्त होगी। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। एक बार और प्रश्न पढ़ देता हूँ। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियोजन का सिद्धांत। देख लेते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण में कार्य सरलता, रोचकता, प्रतिभा से लाने के लिए जिन मनोविज्ञान सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है शिक्षण सिद्धांत कहलाते हैं। शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत हैं: रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अभिवृत्ति का सिद्धांत, मनोविभाजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों बताते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली शिक्षण वही है जो योजना बनाकर किया जाए। पहले से जो योजना तैयार कर लेते हैं उसके अनुरूप ही जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं उसी को नियोजन का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व छात्रों की आयु स्तर, क्या पढ़ाना है, रूपरेखा, शिक्षण विधि आदि का ठीक प्रकार से नियोजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार छात्र की क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया? स्किनर, पियाजे, कोलरबर्ग और एरिकसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं के बारे में जीन पियाजे की 4 विशेषताएं जीन पियाजे के निम्न प्रकार से हैं: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देख लेते हैं दोस्तों। संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहता है दोस्तों। वस्तुस्थायित्व का विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का रहता है। बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा, कल्पना का विकास, बच्चों की अहंकारिता, केंद्रीय सोच होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं 7 से 12 वर्ष होता है इसका एज जो है। इस अवस्था में वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से वर्ष से आगे की जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक। मूर्त रूप से सोचने पर संज्ञान और समस्या को हल करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, संपूर्ण जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन। अधिगम दो श्रेणियों के कारकों से प्रभावित होता है, व्यक्तित्व और पर्यावरण या वातावरण। व्यक्तिगत कारकों जैसे प्रेरणा, क्षमता, अभिवृत्ति, अभिरुचि और रुचियों का ध्यान और उम्र। पर्यावरणीय का वातावरणीय कारक जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामुदायिक, धार्मिक, विद्यालय हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास CDP से संबंधित है, जो कि किसी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के व्यवहार पर। किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना बच्चे के व्यवहार पर निर्भर करता है। अतः सामाजीकरण वह प्रतिरूप है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए हेतु समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। सामाजीकरण में परिवार, स्कूल, सहकर्मी, मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम लोग आगे हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे दोस्तों, हिंदी भाग 2 हिंदी के आगे को पढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।